Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडीज क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट NCERT बुक कवर करा रही हूँ, साथ में आपको पेडागोजी सेशन भी और व्याकरण भी कंप्लीट करा रही हूँ। ओके, तो अगर आप CTET की या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। और अब मैं बात कर ले रही हूँ जो फिलहाल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये है NCERT बुक। क्लास 7 का हिस्ट्री और जियोग्राफी पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। क्लास 6 का भी साइंस और सोशल साइंस दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो आज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा और यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं उसी को कवर कराऊंगी, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं उसे स्किप कर दे जाऊंगी। और कुछ वर्क मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ूंगी जो आपको करना है, और मैं तो वर्क कर ही रही हूँ। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो नाम है वो है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। ये टोटल पड़ताल कर रहा है कि कैसे कैसे शुरू से जो है परिवर्तन होते आ रहे हैं। ओके, तो इसमें बहुत ऐसे पॉइंट जो हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीटेट में तो आप रख ही लो कि इससे बहुत क्वेश्चन बने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मानचित्र, ठीक है। आपको कुछ ये मानचित्र अजीबोगरीब लग रहा होगा, तो इसके बारे में सब निश्चित चर्चा की गई है जिसको मैं अब एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल आप इस मानचित्र को देखिए, अब मैं आपको इसके बारे में यहाँ पे बता रही हूँ। तो मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। अब मुझे मानचित्र 1 कहाँ मिलेगा, तो आपको मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर रहा है मानचित्र 2। ओके, तो अब हम लोग मानचित्र 2 को भी देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपको मिल जा रहा है मानचित्र 2, ठीक है। तो इसके बारे में कह रहा है कि नजर डालिए। मानचित्र 1 में अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था, ठीक है। ये 1154 में ही बनाया गया मानचित्र है। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। सिर्फ यहाँ पे आपको एक हिस्सा दिखाया गया है, टोटल मानचित्र आपको नहीं दिखाया जा रहा है, और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है, ठीक है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर काफी अंतर है, आप देख सकते हो इसको भी, और मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ नीचे भी। तो ये हल्का फुल्का आपको भारत के नक्शे से तो मिल ही रही है। अब आगे भी बात कर ले रही हूँ यहाँ पे कि दोनों नक्शे एक ही इलाके हैं मगर काफी इसमें अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का उपमहाद्वीप ऊपर की तरफ है, ठीक है। इसी की बात कर रहा है। अब यहाँ पे जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। ओके, मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बना गया है, और इसी कला विधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल दी गई हैं। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे में ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्र यात्रा के लिए इसी नक्शे का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अध्याय 6 में इस बारे में बात की गई है, आप इसे देख सकते हो। आप लगभग ये मैच कर रहा है आजकल के जो नक्शे हैं उससे, ठीक है। यहाँ पे आप मानचित्र 2 में कह रहा है कि 18वीं सदी के आरंभ में ग्विलोम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आपको खुद देख के कर लेना है, मैं आपको ले चलती हूँ आगे। यहाँ पे कि इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब यहाँ पे ले लेती हूँ नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों का
अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं से मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए मध्य युग में फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों का अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उस इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इन शब्द का अर्थ आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा और नोट डाउन भी करते जाइएगा। आगे है कि किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ले लीजिए, तो इससे क्वेश्चन जो है सीटेट में पिछले ईयर में आ चुका है, तो आगे भी आ सकता है, इसलिए नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो विदेशी शब्द का अर्थ क्या होता है, अब इसको जान लेते हैं। हमारे लिए आज इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो तो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर नोट डाउन कीजिएगा। इसको कह रहा है कि ये व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी शब्द होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। आगे है कि इतिहासकार और उसके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इससे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला को तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से ही काफी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के एक दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों या अभिलेखागारों में रखा जाता है, तो इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। पांडुलिपि को पुस्तकालय में या अभिलेखागार में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारियां मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है।
उन दिनों छाप खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलन विश हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति करते थे या बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूरन होकर अंदाजा लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती गई और अंततः एक ही मूल ग्रंथ के भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल प्रतिलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपियों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक क्या लिखा है, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। यानी एक ही ग्रंथ, अगर उस एक ही ग्रंथ के बारे में जानना चाह रहे हैं तो वो बहुत प्रकार की प्रतिलिपियों का वो अध्ययन करते हैं। मैं ऊपर एक स्किप कर दी थी, आप ये देख रहे हो, आखिर ये है क्या? तो आपको यहाँ पे मिलेगा साइड में कि लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक बाईं ओर दिखाया गया यहाँ पे और में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिक्षत लिपि जो दाईं ओर दी गई है अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती है। तो ये भी नोट डाउन कीजिएगा कि कौन सी लिपि कठिन होती है और कौन सी थोड़ी बहुत आसान होती है। तो यहाँ पे बाईं और दाईं ओर आप देख सकते हो। ऊपर भी मैं एक स्किप कर दी थी, आप यहाँ पे देख रहे हो। जो ऊपर इस फ्रंट में ही आपको एक बैठे हुए थे उनकी जो फिगर आप देख रहे थे, तो यहाँ पे भी इसका एक्सप्लेन किया गया है कि यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपि किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। आप देख सकते हो इस चित्र के आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर है और इसे छोटे आकार के कागज, इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आए पांडुलिपियों की अस्पष्टता करने के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते हैं। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हो। अब मैं आप बढ़ लेती हूँ आगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। ये नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। ठीक है, अब आती हूँ यहाँ पे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन प्लीज ध्यान में रखिएगा कि बारीकी से पढ़िएगा, तभी आपको कुछ एग्जाम में सफलता मिलेगी। और आपको मात्र 20 से 25 मिनट मैं लेती हूँ और इसी में आपका एक चैप्टर आसानी से कवर हो जाता है। ठीक है, आगे है कि सन 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह परिवर्तन हुए हैं। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध के आग्नेय शास्त्रों यानी बारूद या हथियार वाले का इस्तेमाल होता है। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इसके बारे में कुछ और जानोगे। ठीक है, आगे है कि इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था।
अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिस समुदायों का महत्व बढ़ा उसमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला। तो ये भी नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग के नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबलम, पराक्रम और स्वामी भक्ति के गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ यानी लिपियों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति, इसको कायस्थ कहते हैं, आदि समूहों ने भी उठाया। आगे है कि इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पे हुआ। पर्यावास और परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों और मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों का अंग बन गया। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम भी कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा का दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितना सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उन्हें दर्जे में बदलते रहते थे। एक ही जाति के किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। ठीक है, अब आगे है कि अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन जातियों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों में मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य, अब इसके बारे में जान लेते हैं। चोल जो हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक जो 3 में पढ़ेंगे और मुगल जो अध्याय 4 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चोल, तुगलक और मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिनका जन्म है 1266 में और मृत्यु है 1287 में, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, की प्रशंसा में एक सांस्कृतिक प्रशस्ति। तो प्रशस्ति के उदाहरण यहाँ पे अध्याय 2 में ही कह रहा है, मैं उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया जो पूरे बंगाल से लेकर पश्चिम अफगानिस्तान के गजनी तक फैला था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता है। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। तो इसको मैं स्किप कर दी थी। यहाँ पे जो दर्शाया गया है आपको काउंटिंग की तरह, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके और नोट डाउन कर लीजिएगा। शॉर्ट में यहाँ पे मैप में दिखाया गया है। अगर आपको इच्छा करे कि कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और देख सकते हो। भाषा तथा क्षेत्र, इसको आपको खुद करना है, स्क्रीनशॉट लेके जरूर कीजिएगा नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बढ़ती हूँ आगे। यहाँ पे कि सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम
तय हो चुके हैं और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिजली, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश की शासन कितनी अवधि तक चले। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है, इसलिए समझते चलेगा। अध्याय 2, 3, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं तुरंत लेके आऊंगी, उससे से आप ज्यादातर समझ पाओगे। आगे के 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन ढलान पे था। ठीक है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा कि कौन सी सदी में मुगल वंश का पतन होने चला था, तो 18वीं सदी में। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 में इसके बारे में आप पढ़ोगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्र की प्रकृति बदल रही थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चल रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इस विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उसके चरित्र की अपनी विशेषताएं बन रही थी, मगर समन्वयों की क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ रहा था। आगे है पुराने और नए धर्म, इसके बारे में भी हम लोग जान ले रहे हैं कि इतिहास के उन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं। इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे उन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इसकी आस्थाएं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इस परिवर्तन में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व यानी बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनकी दबदबा और भी बढ़ गया था। ठीक है, आगे है कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना भी भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यह वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुगलमान कुरान शरीफ और अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्तियों को गले लगाना है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा के संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायियों भी अपने धर्म के अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों की विधि सम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के
प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो ये भी नोट डाउन कीजिएगा कि शिया किसको मानते थे, सुन्नी किसको मानते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाला खालिफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत यानी विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर आए। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आगे है कि समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी और कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी केवल घंटों, दिन और वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में ही आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाएगा। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है और अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस महाद्वीप की अपार विविधता को भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत ही कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास के बारे में पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ोगे उसके प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों का उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप में व्यापारी कंपनियों का आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजारों वर्ष के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे हैं। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर लिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों को, यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहां भी संभव है यह देखें कि कहां बदलाव हुए हैं और कहां नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। ठीक है, कल्पना करें, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर से याद करें, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है और खुद से जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिकॉल होता है, रिकॉल समझ के जरूर कीजिएगा। तो ये था आज का चैप्टर जो हो गया है यहीं पे समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी आप सभी से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए। मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।